हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सभी को। मेरा नाम महेश भास्कर है। नगर पालिका में अपने 270 तक की धाराएं कर ली थी। आज आगे की धाराएं करेंगी। 271 से लेके 297 तक की जो धाराएं हैं, वैसे तो उनको 2 लेक्चर में पूरा करेंगे, पर अब इनमें कुछ खास नहीं है। आपको एक टाइटल याद रखना है शॉर्ट नोट्स में। आप मुश्किल से मानिए कि इसके 2 पेज के नोट्स आपके बनने चाहिए। हार्डली बनाने में अगर आपके नोट्स की दिक्कत आ रही है तो ये नोट्स को चाहे मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं। पीछे वाली धाराओं के भी मैंने आपको शायद 2 पेज शेयर किए थे, उसमें आप लोगों ने कवर कर लिया था। इतनी धाराएं हैं। आज की जो बेसिकली क्लास रहेगी उसमें अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे वधशालाएं बनाई जाती हैं, कैसे नगर पालिका की सीमा के बाहर वधशालाएं बनाई जाएंगी, कैसे नई वधशालाएं। वधशालाओं का मतलब आप ये सोल्ट्री हाउस मान लीजिए कि जहां पे जानवरों को काटते हैं और उनका मांस वगैरह का बेचने का कार्य करते हैं। उनसे संबंधित 269 की धारा अपन ने देख ली थी, 270 की धारा, 271 की धारा, 272 की धारा। ये लगभग 269 से लेकर 272 तक की 3-4 धाराएं हैं, ये वधशालाओं से संबंधित हैं। तो आज की जो अपनी क्लास होगी बेसिकली उसमें अपन जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि नगर पालिका की सीमा से बाहर वधशाला कैसे खोली जाएगी। तो शॉर्ट में बस केवल आपको एक एक 2 लाइन इसमें लिखनी है। आज में कई सारी धाराएं कर लेंगे। आज लिखिए धारा 271 और इसका टाइटल लिखिए नगर पालिका की सीमाओं के बाहर वधशालाएं खोलना। जो स्लॉटर्स होते हैं वो सोल्ट्री हाउस कहां पे नगर पालिका की सीमा के बाहर खोल सकते हैं या फिर नहीं खोल सकते हैं। अब आपको एक चीज इसमें इतनी याद रखनी है कि ये नगर पालिका का एरिया है और इस नगर पालिका की सीमा के बाहर आपको वधशाला खोलनी है। इसका मतलब नगर पालिका की पावर तो होगी नहीं, तो इसमें अनुमति किसकी ली जाएगी? राज्य सरकार की। बस इतना याद रखना है। इसका मतलब यह है कि नगर पालिका की सीमा के बाहर अगर वधशाला खोलनी है तो अनुमति किसकी ली जाएगी? राज्य सरकार। बस इतना याद रखना है। तो क्या लिखेंगे? नगर पालिका की सीमा के बाहर अगर वधशालाएं खोलनी है तो उसमें अनुमति किसकी? राज्य सरकार की। बाकी जो रूल है वो सेम रहेंगे जैसे आपने 270 की धारा में पढ़ा था। तो ये धारा 271 की इतनी है कि नगर पालिका की सीमा के बाहर वधशाला खोली जाएगी। अब इसको आप लिखना चाहो तो डिटेल से लिख लो कि अगर नगर पालिका की सीमा के बाहर, थोड़ा सा फास्ट आज भी पढ़ाएंगे ताकि मोस्टली धाराएं कवर हो जाएं। नगर पालिका की सीमा के बाहर अगर आपको वधशाला स्टैब्लिश करनी है, वधशालाएं खोलनी है, तो इसके लिए आपको राज्य सरकार की क्या चाहिएगी? अनुमति चाहिएगी। 272 की धारा जो है वो भी जबरदस्ती की धारा है। उसमें कि साहब नई वधशाला अगर खोलना है, एक तो वधशाला की अनुमति देना, दूसरा वधशालाएं खोलना। तो नई अगर वधशाला खोलने जाना है, न्यू सोल्ट्री हाउस आपको खोलना है, तो उस स्लॉटर हाउस में आपको खोलने से पहले क्या हर कहीं खोल देंगे या नहीं खोल देंगे, तो नगर पालिका इसके लिए वहां के लोगों से डिस्कशन करेगी। ये बात कहां पे लिखी गई है? 272 में। और भी रामायण लिखी गई है, पर इसमें काम की लाइन आपको इतनी याद रखनी है। हेडिंग क्या लिखनी है 272 की? अब आपको कंफ्यूज नहीं करना है और इसकी अनावश्यक खुदाई नहीं करनी है। बहुत लंबा और भी सिलेबस पढ़ा, जीके पढ़ लीजिए, इसको इतने ही रहना दीजिए, इतने आपका काम चल जाएगा। अब अनावश्यक इसकी डिटेल में जाएंगे तो भी आपको कुछ मिलेगा नहीं, वो केवल आप रीडिंग भले ही मार सकते हैं। तो लिखिए नई वधशालाएं खोलना, नई वधशालाएं खोलना। इसका मतलब ये है कि अगर कोई नई वधशाला खोली जाती है तो कौन खोलेगा? एक तो ध्यान है कि नगर पालिका की सीमा में नगर पालिका खोलेगी और नगर पालिका की सीमा के बाहर भी नगर पालिका ही खोलेगी। अनुमति किससे लेगी? राज्य सरकार से। ये अपने धारा 171 में पढ़ लिया। बस इतना लिखा हुआ है कि जैसे ये नगर पालिका का क्षेत्र है, यहाँ पे लोगों के मकान बने हुए हैं और यहाँ पे एक स्लॉटर हाउस खोलना है, कि मतलब जहां पे जानवरों को काटा जाता है, आप देखते हैं कि जहाँ पे मांस वगैरह बेचा जाता है। तो ये जो स्लॉटर हाउस खोल रहे हैं, तो नगर पालिका खोलने से पहले यहाँ के लोगों से डिस्कशन करेगी कि लोगों को असुविधा नहीं हो कि यहाँ पे आम रास्ता जा रहा है और यहाँ पे जो
जानवर हैं वो कटे हुए पड़े हैं, मांस का व्यापार हो रहा है, तो वहां पे एक दुर्गंध का एरिया बन जाता है, तो इससे कुछ लोगों की दिक्कत भी होती है। तो यहाँ पे केवल इतना लिखा हुआ है कि अगर नई वधशालाएं खोलनी है तो लोक सुविधा के लिए जनता से डिस्कशन किया जाएगा। करेगा कौन? नगर पालिका। तो इसमें है नगर पालिका लोगों से, जनता से राय लेगी या डिस्कशन करेगी, बस। नई वधशालाएं खोलने से पहले लोगों से क्या ली जाएगी? राय ली जाएगी। लोगों से क्या किया जाएगा? डिस्कशन किया जाएगा, ताकि लोग असुविधा नहीं हो, पब्लिक डिस्टर्बेंस नहीं हो। लोग असुविधा से बचने के लिए, लोग असुविधा से बचने के लिए इन क्लासों में अपन थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। थोड़ा सा फास्ट का मतलब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं अपन, क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाली है नहीं। आपको धारा 269 बताई थी, जिसमें बाजार और वधशालाओं के लिए कुछ रूल बताए गए थे। नई वधशालाएं खोलना, बाजार और वधशालाओं का खोला जाना, उनके लिए टाइम निर्धारित करना, नगर पालिका की सीमा के बाहर वधशाला खोलना, साथ साथ में नई वधशालाएं खोलना, ये सारी बात अपने अभी तक कर ली है। तो आप रिकॉल कीजिए 269 की धारा, उसके बाद में 270 की धारा, 271 की धारा, 272 की। तो वधशालाओं से संबंधित कितनी धाराएं हो गई? याद रखिए, पीछे का पेज आप उलट के देखिए, 4-5 धाराएं हो गई। तो वधशालाओं से संबंधित 4-5 धाराएं अपने डिस्कस कर ली। अब धारा 273 है, वो बड़ी प्रैक्टिकल धारा है और इसमें भी समझाने लायक कुछ नहीं है। इसमें यह बताया गया है कि कुछ पावर है नगर पालिका के, कि अगर कोई खतरनाक रोग फैलता है किसी क्षेत्र में, तो उससे संबंधित नगर पालिका को क्या क्या पावर दिए गए हैं और राज्य सरकार के क्या पावर हैं। अभी कोविड का या कोई इबोला वायरस का जो एग्जाम्पल आप इससे लेके देख सकते हैं। जैसे कोविड फैला तो स्टेट गवर्नमेंट ने, नगर पालिकाओं ने जगह जगह अधिकारी नियुक्त किए ताकि वो मॉनिटरिंग कर सकें। उसके बाद में कुछ क्षेत्रों को बंद कर दिया गया कि आप वहां पे प्रवेश नहीं कर सकते। इसके बाद में कुछ सार्वजनिक जो वेल्स होते हैं, टेम्पल होते हैं, उनको बंद कर दिया गया। रोगियों को भर्ती के लिए स्पेशल यान, एम्बुलेंस लाए गए, रोगी वहां से भाग नहीं जाए हॉस्पिटल से, उसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग का सिस्टम किया गया। सार्वजनिक स्थानों को बंद किया गया। साथ ही साथ में स्पेशल आपको पता है वार्ड बनाए गए, बहुत सारी बातें की गई। इसका मतलब ये है कि इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर कोई रोग फैलता है, खतरनाक रोग, तो उसको रोकने के लिए क्या क्या पावर होंगे, और ये पावर आपको फील करने। कोविड तो वापस आ ही सकता है, तो आप जब तक नगर पालिका में अधिकारी बन जाएंगे तो आपके पास क्या क्या पावर होंगे, वो बात अपन 273 में डिस्कस कर रहे हैं। तो धारा लिखिए 273, इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं। 271 में नगर पालिका की सीमा के बाहर वधशाला खोलना। अब सीमा के बाहर है तो ये ओबीएस है ना, राज्य सरकार अनुमति देगी। और अगर नई वधशालाएं खोलेंगे, यहाँ पे नई वधशाला खोलेंगे तो जनता से क्या किया जाएगा? डिस्कशन किया जाएगा। धारा 273 में लिखना है, धारा 273 मैं मेरी भाषा में लिखवा देता हूं। खतरनाक रोगों को रोकने के लिए, खतरनाक रोगों को रोकने के लिए नगर पालिका की शक्ति। तो यहां पे केवल नगर पालिका की शक्ति नहीं है, यहां पर नगर पालिका और राज्य सरकार दोनों की शक्ति है। तो यहाँ पे नगर पालिका की शक्ति ये लिखवाऊंगा नहीं, और यहाँ पे राज्य सरकार की शक्ति। शॉर्ट में समझ लो। नोट्स का अगर आपको नहीं लिखना है, लिखना तो भी मैं बोल देता हूं, नहीं लिखना तो भी आपको मैं टेलीग्राम पे भेज रहा हूं ये अभी क्लास पूरी होते ही। तो इसका मतलब है कि खतरनाक रोग, आप कोविड को आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो बोल के लिखवाता हूं। नंबर एक यहां से लिखिए, नंबर 1 का पॉइंट यहां से शुरू कर दीजिए। इसमें लिखिए, नंबर 1 पॉइंट लगा के लिखिए। देखिए, अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है, अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है कि सब मॉनिटरिंग करेगा। इसके बाद में सार्वजनिक स्थानों को बंद किया जा सकता है, आपको पता है मंदिर वगैरह बंद कर दिए गए थे। इसके बाद में रोगियों को भर्ती करने के लिए विशेष सुविधाएं बनाई जा सकती है, परीक्षा में नहीं आएगा क्वेश्चन। इसके अलावा प्रभावी मॉनिटरिंग करने के लिए, मतलब सुपरविजन करने के लिए अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है।
रोगियों को ले जाने लाने के लिए वाहन उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। जो कोविड में सारा सब कुछ हुआ वैसा सारा सब कुछ काम यहाँ नगर पालिका की सकती है, लिखने की जरूरत नहीं है। पर इसका बस केवल इतना है कि इस धारा का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उस पर जुर्माना लगेगा 2 से लेके 5,000 रुपए। कितना? 2 से लेके 5,000 रुपए। तो यहाँ पे लिखे जुर्माना 2,000 से लेके 5,000। केवल इतना याद रखो कि खतरनाक रोगों को रोकने की शक्ति जो नगर पालिका में है 273 के तहत। अच्छा, आपको ये तो नहीं लगना कि बहुत फास्ट कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ आपका टाइम बच जाए इसमें। अब थोड़ा सा आपके एग्जाम का प्रेशर होगा, जहां समझने वाला होगा उसको अपन रोक के समझेंगे, अदरवाइज थोड़ा सा कर लेते हैं। तो खतरनाक रोगों को रोकने के लिए नगर पालिका की शक्ति, नगर पालिका के पास सारी शक्ति है। रोगी को भर्ती करना, उसको मॉनिटरिंग करना, वाहन उपलब्ध कराना, सार्वजनिक स्थानों को बंद करना, अधिकारी नियुक्त करना, ये सारी शक्ति हो गई। अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो उस पर जुर्माना कितना लगेगा? 2,000 से 5,000। क्वेश्चन क्या बनेगा? 273 के तहत अगर कोई उल्लंघन करता है तो जुर्माना 2,000 से लेके 5,000 रुपए तक याद रखना। अगर जुर्माने का कोई आपको दिक्कत आ रही है तो मैं आपको ट्रिक से कुछ याद करवाऊंगा, अपन जुर्माने की क्लास भी बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि राज्य सरकार की क्या पावर है। अब ऐसा भी हो सकता है कि नगर पालिका मनमर्जी करने लग जाए बीमारी के नाम पर, तो फिर राज्य सरकार को पावर दी गई है कि नगर पालिका के आदेश जो है उन पर रोक लगा सकती है या नगर पालिका के आदेशों को रद्द कर सकती है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? धारा 273 के तहत नगर पालिका का आदेश जो है उसको रद्द करने की शक्ति किसके पास में है? राज्य सरकार। तो राज्य सरकार के नीचे लिखिए नगर पालिका के आदेशों को क्या कर सकते हैं? रद्द कर सकते हैं, या आदेशों पर क्या लगाई जा सकती है? रोक लगाई जा सकती है। ठीक, ये बात होगी 273 की। अब वापस से देख लीजिए 273 में है, अगर नगर पालिका की सीमा के बाहर, नगर पालिका की सीमा के बाहर कोई वधशाला बना रहे हैं तो कौन बनाएगा? राज्य सरकार की अनुमति चाहिएगी। नई वधशाला खोलेंगे तो हर कहीं थोड़ी, जैसे कोई मुर्गी फार्म कोई खोलता है वहां पे बहुत बदबू आती है, तो फिर ऐसा ही अगर सरकार को, नगर पालिका कुछ ऐसी स्लोटर हाउस खोलेगी तो पहले जनता से डिस्कशन करेगी ताकि अनकन्वीनियंस नहीं हो जनता के, पब्लिक डिसऑर्डर नहीं हो, इस प्रकार का कुछ देखेगी, जनता परेशान नहीं हो, इरिटेट नहीं हो। इसको लेकर जनता से प्रॉपर डिस्कशन डिलीब्रेशन के बाद में नई वधशालाएं ओपन करेगी। यहाँ पे कि खतरनाक रोगों को रोकने की, तो खतरनाक रोग जो कोरोना लिख सकते हैं आप, ताकि आपको और समझ में आ जाए कि कोरोना के लिए क्या क्या किया, वो सारा पावर नगर पालिका के पास में है। और नगर पालिका के आदेश को रोकने की शक्ति या उसको रद्द करने की शक्ति या उसको अल्पीकरण करने की शक्ति, मिनिमम करने की शक्ति राज्य सरकार के पास में। अब लिखते हैं धारा 274। थोड़ा सा फास्ट हो रहा है क्या? धारा 274 अगर आपके नहीं समझ में आएगा तो मैं वापस समझा दूंगा, अपन जो रिवीजन क्लास करेंगे, पर आ ही जाएगा, इसमें इतना कुछ खास नहीं। धारा 274 राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नोटिफाइड भीड़ वाले क्षेत्रों के संबंध में, क्षेत्रों के संबंध में शक्ति, कुछ याद नहीं करना है इसमें। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित भीड़ वाले क्षेत्रों के संबंध में शक्ति, इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि राज्य सरकार ने कुछ क्षेत्र को नोटिफाइड कर रखा है। इसका मतलब ये है कि जैसे आप मान के चलिए कि पहले जयपुर में लाल कोठी जो एरिया था वहां पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, आपको बताया। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने, राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्णय दिया और वहां से वो एरिया खाली करवा दिया। ठीक है, ऐसा ही समझ लीजिए। मान लेते हैं कि ये एरिया है और इसको मैं मेरी भाषा में बता रहा हूँ, टेक्निकली गलत बोल रहा हूँ पर भी समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये यहाँ पे हाई कोर्ट है, मान लेते हैं राजस्थान का हाई कोर्ट है और ये नगर पालिका का एरिया ही है, नगर निगम का होगा ऑब्वियस सी बात है, पर आप नगर पालिका एरिया समझ लीजिए। और राज्य सरकार ने इस एरिया को नोटिफाइड कर रखा है। एरिया तो सेंसिटिव है ही, है संवेदनशील क्षेत्र तो है ही, तो इस एरिया को मान लेते हैं कि राज्य सरकार नोटिफाइड कर रखा है। टेक्निकली भाषा में नोटिफाई का अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता है जो मैं आपको बता रहा हूं, पर आप समझने के लिए बता रहा हूं। अब ये क्षेत्र संवेदनशील है, यहाँ पे राज्य सरकार कहेगी नगर पालिका को कि इस क्षेत्र में अगर कोई भी बिल्डिंग बनती है, कोई भी भवन बनता है, तो इससे अव्यवस्था नहीं हो जाए। आपने हाईकोर्ट के चारों ओर मकान बना रखे हैं, हाईकोर्ट में जाने का रास्ता ही नहीं है ढंग से। वहां पे बहुत सारे वेंडर्स, जो स्ट्रीट के वेंडर हैं, वो समोसे बेच रहे हैं, कोई
पानी पूरी बेच रहा है, कोई ठेला लगा रहा है, तो ये क्षेत्र तो बहुत खराब हो गया। तो फिर नगर पालिका क्या करेगी, जिस क्षेत्र में हाई कोर्ट है, मान लेते हैं हाई कोर्ट का तो एग्जांपल दे रहा हूं, उसको बहुत व्यवस्थित करवाएगी। यहाँ पे हाई कोर्ट है, अगर आपको मकान बनाने तो ऐसे बनाइए आप, और ये पूरा प्रॉपर जो रास्ता है ये रहना चाहिए, ऐसा मान लीजिए। इसका मतलब अगर कोई अव्यवस्था हो रही है तो उसके लिए नगर पालिका यहां के लोगों को आदेश देगी कि आपको बहुत सिस्टमेटिक रहना है। अब मान लीजिए किसी ने यहां मकान बना लिया और रास्ता क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, तो फिर नगर पालिका क्या करेगी, या तो इस मकान को गिरा देगी या अपने अंडर में ले लेगी और उसके बाद उसमें परिवर्तन कर देगी। बात समझ में आ गई। पर ऐसा भी हो सकता है कि इस आदमी ने अपना मकान नियम के अनुसार बनाया था, हाई कोर्ट ने क्या किया, यहां पे अपनी खुद की पार्किंग बनवा ली। इसका मतलब इस आदमी की कोई गलती नहीं है, हाई कोर्ट ने क्या किया, अपना विस्तार कर लिया, इस मकान को गिराना पड़ेगा। इस मकान को गिरा दिया, ये व्यक्ति व्यथित हो गया, पीड़ित हो गया कि उसका मकान टूट गया, इसने नियम के अनुसार मकान बनाया था, तो ये व्यक्ति अपील कर सकता है राज्य सरकार के पास में, और इस व्यक्ति को आगे 295 धारा पढ़ेंगे, उसके तहत इसको, अब आप बताओ इसको मुआवजा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आप कहेंगे बिल्कुल देना चाहिए, तो मुआवजा दे दिया जाएगा आपकी बात का सम्मान करते हुए। इसका मतलब अपने ये समझा, इस धारा को शॉर्ट में लिखें तो शॉर्ट में बताता हूं, अगर कोई एरिया है जिसको राज्य सरकार ने अधिसूचित कर रखा है, नोटिफाइड कर रखा है, उसमें अगर कोई बिल्डिंग बन रही है तो अगर गलत तरीके से कोई मकान बनाया तो नगर पालिका उसको गिरा देगी। सही तरीके का मकान है, अगर उसको गिराना पड़ता तो नगर पालिका उसका जुर्माना प्रतिदाय दे देगी, जिसका कंपनसेट कर देगी उसको। ठीक, तो क्या लिखेंगे, ऐसा लिखिए, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में नगर पालिका को शक्ति दी गई है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड क्षेत्र में, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, राज्य सरकार द्वारा नोटिफाइड एरिया में किसको पावर, किसको दिया गया है, पावर दिया गया नगर पालिका को। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र के में नगर पालिका को शक्ति है, क्या क्या शक्ति है, वो किसी बिल्डिंग को डिमोलिश कर सकती है या उसको एक्वायर कर सकती है। तो लिखिए, राज्य सरकार के अधिसूचित क्षेत्र में नगर पालिका को शक्ति है कि वो किसी भवन को गिरा सकती है या अपने कंट्रोल में ले सकती है। ठीक, इसके बाद नोट लगा के ऐसे ही लिख लो, व्यथित व्यक्ति अपील कर सकता है, पीड़ित व्यक्ति अपील कर सकता है, पीड़ित व्यक्ति अपील कर सकता है, तथा अगर साधारण भाषा में लिखो, अगर मकान सही तरीके से बनाया गया है तो, अगर भवन सही तरीके से बनाया गया है तो 295 के तहत आगे पढ़ेंगे, धारा 295 के तहत इसको, इस व्यक्ति को प्रतिदाय दिया जाएगा, प्रतिदाय दिया जाएगा, प्रतिदाय। नोट लगाओ, नोट लगाओ। राज्य सरकार अंडरलाइन करो, राज्य सरकार नियम को वापस भी ले सकती है। राज्य सरकार के पास पावर है कि इस नियम को क्या कर देगी, वो वापस ले सकती है, कैंसिल कर सकती है। इधर भी राज्य सरकार के पास पावर था कि वो, जैसे कोविड वगैरह की बीमारी में आपको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर आ गया था, राज्य सरकार यहां भी वापस ले सकती है, राज्य सरकार यहां भी वापस ले सकती है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक, अब धारा वो पढ़ेंगे जो जीवन की सच्चाई है। ठीक है, देखते कैसे। यहां पे बात की गई है धारा 275 में, शव जो होते हैं, शवों को गाड़ना और कब्रिस्तान। तो जीवन की सच्चाई तो यही है, आप भले ईओ बन जाए, भले IAS बने, भले RAS बने, कितने बड़े आदमी बने, जीवन का अंतिम सत्य तो वहीं पे है जहाँ पे अपन को जाना पड़ेगा। और जब भी आप गांव जाते हैं, घर जाते हैं, तो अपने शमशान घाट को जरूर एक बार देख लिया करें जब जाते वक्त, और वहाँ पे अगर आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है थोड़ा रुक के जाया करें। इससे क्या कि जीवन की वास्तविकता समझ में तो रहती है अपने को कि हाँ आना तो यही, आप भले कहीं भी भाग लीजिए, आप विदेश चले जाइए, आप कितने बड़े आदमी बन जाइए, कुछ भी कीजिए, जाना तो उधर ही है। और उससे संबंधित धारा कौन सी है, 275 की धारा है। इसमें शवों को गाड़ना और कब्रिस्तान की बात की गई है। तो लिखिए धारा 275। और ये क्लास रात को मत देखना, क्या आपका कुछ बच्चों को डर लगे, तो अभी दिन में देख लेना इस क्लास को,
कि ये तो शवों की बात और कब्रिस्तान की, गाड़ने की, जलाने की बात हो रही है, तो डर वाली बात तो कुछ है नहीं वैसे तो, क्योंकि जीवन की सच्चाई है। धारा 275 शवों को गाड़ना तथा कब्रिस्तान अब क्वेश्चन ऐसा पूछे, एग्जामिनर क्या थोड़ा बूढ़ा टाइप का आदमी होगा तो उसको भी जीवन की सच्चाई समझ में आ जाती है, तो उनको लगे कि क्या पता इसी धारा को पूछ लेते हैं, तो कहेगा कि नगर पालिका अधिनियम की कौन सी धारा, वैसे तो बहुत सारी धाराएं आएंगी पर नगर पालिका की कौन सी धारा शव को गाड़ना और कब्रिस्तान से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना कि धारा 275 में से प्रावधान किए गए हैं, सब शवों को गाड़ा जाएगा और कब्रिस्तान का प्रावधान किया गया है। और ये शक्ति किसके पास में, नगर पालिका के पास में, तो लिखिए नगर पालिका आदेश द्वारा करेगी, नगर पालिका। इसका मोटा सा मतलब ये है कि जो भी शव गाड़े जाएंगे, अब आपको ये लगेगा सर हिंदू धर्म के शवों को तो गाड़ते नहीं, उनको तो जलाते हैं, बात एक ही है। इसका मतलब जो अंतिम संस्कार है उसके जो नियम है वो नगर पालिका द्वारा तय किया जाएगा, यहाँ भी नगर पालिका आपके साथ में है। तो इसमें अब क्या लिखवाऊं, इतना याद रखना कि शवों के अंतिम संस्कार से संबंधित हिंदू धर्म में जो 16 संस्कार है उसमें शायद अंतिम संस्कार यही होगा, अंत्येष्टि। तो शवों को अंतिम संस्कार से संबंधित जो धारा है, जो रूल है, वो 275 है, और ये नियम किसके द्वारा बनाए जाएंगे, नगर पालिका द्वारा बनाए जाएंगे। ठीक, इसके बाद आपको पता है कि साहब लगभग आप मान के चलिए कि 280 तक धाराएं वो शवों से संबंधित, गाड़ने से संबंधित, शमशान घाट में कैसे दुकानें खुलेंगी उससे संबंधित, हार्ड नहीं है, बस एक बार गो थ्रू होना ताकि आपको ये न लगे कि धाराएं हुई नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे, नोट्स में लिखिए नगर पालिका द्वारा शवों को गाड़ने तथा उनके अंतिम संस्कार से संबंधित नियम बनाने की शक्ति नगर पालिका में है। ये पता नहीं कुछ और ही सोचने लग गया था, तो आपको सही तो लिखवाया है क्या, शवों को गाड़ना तथा कब्रिस्तान, तो अंतिम संस्कार से संबंधित नियम किसके द्वारा बनाए जाएंगे, नगर पालिका द्वारा बनाए जाएंगे। अब 276 की धारा भी इससे संबंधित है। धारा 276 ये कहती है कि कब्रिस्तान और शमशान घाट है उनके संबंध में नगर पालिका की शक्ति, ये शवों के संबंध में है, वो शव जहां पे जाएगा कब्रिस्तान है उससे संबंधित है। तो आगे लिखिए धारा 276 कब्रिस्तान तथा शमशान घाटों लिख ले, शमशान घाटों के संबंध में शक्ति, कब्रिस्तान तथा शमशान घाट के संबंध में शक्ति किस में निहित होगी, शक्ति नगर पालिका में निहित होगी। तो लिखो शमशान घाट तथा कब्रिस्तान के संबंध में शमशान घाट तथा कब्रिस्तान के संबंध में नगर पालिका की शक्ति होगी। नियम बनाने से संबंधित नगर पालिका की शक्ति होगी। दूसरा पॉइंट लिखिए, अब कब्रिस्तान हर कहीं नहीं बन सकता, अब गांव में तो ऐसे कहीं भी हो सकता है, पर नगर पालिका क्षेत्र में तो नगर पालिका अनुमति देके नया कब्रिस्तान बनवाएगी। तो आपको क्वेश्चन पूछा कि नया कब्रिस्तान किसके द्वारा बनाया जाएगा, तो अब याद रह जाएगा। तो लिखो नया कब्रिस्तान बनाने की अनुमति नगर पालिका द्वारा दी जाएगी। और एक बात और बताओ, आपकी कब्रिस्तान जो होता है वो ऐसे सिटी के बीच में थोड़ी होगा, साइड में होगा। तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, अगला पॉइंट लिखिए कि नगर पालिका, मैं बोल के लिखवा देता हूं, नगर पालिका क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे के बाहर, नगर पालिका क्षेत्र के 1 किलोमीटर दायरे के बाहर ही कब्रिस्तान होगा। अब
वो अंदर भी हो सकता है, पर यहाँ पे 1 किलोमीटर का लिखा हुआ है कि जैसे ये नगर पालिका का क्षेत्र है, यहाँ पे चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर ये बोल दे कि साहब शवों को जलाते हैं तो इनसे हो सकता है कोई हानिकारक दुर्गंध भी आए, या फिर कोई बीमारी भी फैल जाए, पोल्यूशन फैल जाए, या और कोई न्यूसेंस क्रिएट हो जाए। तो CMNHO रिपोर्ट देखिए ये कहता है कि साहब ये कब्रिस्तान सही नहीं है क्योंकि नगर पालिका की सीमा के दायरे में आ रहा है, तो नगर पालिका उसको बंद कर देगी। नया जो कब्रिस्तान है, ये नया कब्रिस्तान नगर पालिका की अनुमति के बाद में खोला जाएगा। मान लेते हैं, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी धारा है, मान लेते हैं साहब कोई कब्रिस्तान ऐसा है जो नगर पालिका की सीमा के दायरे में, नगर पालिका के क्षेत्र में बना दिया, तो फिर जुर्माना लगाया जाएगा। जैसे ये नगर पालिका का क्षेत्र है और यहां पे किसी व्यक्ति को जला दिया या कब्रिस्तान बना लिया, तो फिर जुर्माना लगेगा 1 से लेके 2,000 रुपए। याद रखेंगे, वही जुर्माना एक आध को छोड़ के 1 से 2,000 ही है। तो लिखो इस धारा का उल्लंघन करने पर, अभी अजीब अजीब सी धाराएं हैं, इस धारा का उल्लंघन करने पर एक तो घर से आदमी मरा, फिर जुर्माना और लगेगा। इस धारा का उल्लंघन करने पर 1,000 से 2,000 का जुर्माना लगेगा, 1,000 से 2,000 का जुर्माना लगेगा। अब मान लेते हैं यहां पे किसी व्यक्ति ने अपना कब्रिस्तान बना लिया, अपना तो क्या, जो कोई डेथ हुई है उसका कब्रिस्तान बना लिया, फिर नगर पालिका ने 1,000 से 2,000 रुपए जुर्माना लगा दिया। ये सोचेगा यार अजीब नगर पालिका है, तो ये अपील कर सकता है। और ये अपील याद रखना, अपील कलेक्टर को होगी। अपील किसको होगी? DM कलेक्टर को। और कितने दिन में? 30 दिन में अपील होगी, ध्यान रखना है। 30 दिन में क्या की जाएगी? अपील की जाएगी। तो क्या लिखेंगे? कब्रिस्तान तथा शमशान घाटों के संबंध में सख्ती। तो नया कब्रिस्तान, अब मैं बोलता हूं, नया कब्रिस्तान किसकी अनुमति से बनेगा? नगर पालिका की अनुमति से। अगर कब्रिस्तान 1 किलोमीटर के दायरे में है, नगर पालिका उसको बंद कर सकती है। रिपोर्ट CMNHO की होगी, और अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो जुर्माना लगाया जाएगा 1,000 से 2,000। और अगर इसका कोई उल्लंघन करता है साहब, कलेक्टर को इसका क्या कर दिया जाएगा? अपील की जा सकती है। ठीक है। अब धारा 277, यह भी इससे संबंधित है। धारा 277 भी टेस्टिंग है। देखिए, आप किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो उसको जब शमशान घाट पर लेके जाते हैं तो एक प्रॉपर पाथ होता है, उसी को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं साहब इधर से ले जा रहे हैं, बीच में ऐसे कि उधर से घूम के कौन आएगा, तो क्यों ना इधर वाले की छत से कूद के और उस शव को ले जाके वहां दफना के आ जाए। नहीं, जुर्माना लग जाएगा 1,000 से लेके 2,000। इसका मतलब कि जो शव है उनको ले जाने के लिए भी प्रॉपर रेगुलेशन होगा। तो शवों को ले जाने के लिए विनिमय धारा, तभी तो मैं कह रहा था कि क्लास दिन में देखना, रात में हो सकता है आपको डर भी लगे, सारी शवों की, कब्रिस्तान की बात आएगी। शवों को ले जाने के लिए विनियम, रेगुलेशन, विनियम। अब ये विनियम बनाएगा कौन? नगर पालिका। कि जो भी शव है उनको ले जाएंगे तो किस रास्ते से ले जाएंगे? यहाँ घर है, यहां से लेके शमशान घाट तक ले जाने के लिए कौन सा रास्ता फॉलो करना है, कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं, वो सारे के सारे नियम किसके द्वारा बनाए जाएंगे? नगर पालिका द्वारा। ठीक है, तो लिखो नियम नगर पालिका बनाएगी। और अगर कोई उल्लंघन करता है तो जुर्माना लगेगा 1,000 से 2,000। क्या समझे? इसका मतलब है कि नगर पालिका द्वारा अनुमति दी जाएगी, रेगुलेशन बनाया जाएगा कि किस रास्ते से आपको शव ले जाने हैं, और अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उस पर क्या लगाया जाएगा? जुर्माना लगाया जाएगा। ये बात हो गई धारा 277 की। ठीक है, अब शव वहां पे पहुंच गया, तो अब ये शव है, ऐसा बना देते हैं, ये शव है और ये शमशान घाट है, यहाँ पे शव पहुंच गया। अब इसको जलाने के लिए आपको कुछ लकड़ियां भी चाहिए, कुछ ईंधन भी चाहिए, और कुछ फूल वगैरह भी चाहिए, जो भी प्रॉपर जो चीजें चाहिए, तो वो कहाँ से लेके आओगे आप? तो वो लाने के लिए क्या होता है कि जो शमशान घाट का एरिया होता है, क्योंकि आप में से जो सिटी के जो लोग हैं वो तो नगर पालिका एरिया में रहते हैं तो जानते हैं, जो रूरल एरियाज के हैं वो तो आपको पता है कि पहले ही सारा अरेंजमेंट कर लेते हैं। पर जनरली नगर पालिका क्षेत्र में अगर कोई रह रहा मान लेते हैं, तो आप देखेंगे कि जो शमशान घाट है उसके आसपास में कुछ दुकानें होती हैं, शमशान घाट के पास में, वहां पे आपको जैसे अर्थी है या फिर कफन है,
फूल है, घी है, ये जो चीजें चाहिए थी होती है, अगरबत्ती चाहिए थी होती है, ये सारी की सारी चीजें हैं, ये नगर पालिका कुछ दुकानों को लाइसेंस देती है, और वो जो लाइसेंस हैं वो जिनको प्राप्त है वो यहाँ पे दुकान खोल सकते हैं, और उन दुकानों से आप सामान लेके आ सकते हैं। इंटरेस्टिंग धाराएं, ज्यादा कुछ खास नहीं है, इनको एंजॉय करके याद कीजिए। अब नगर पालिका क्या करेगी, नगर पालिका शमशान घाट के एरिया में दुकानों को क्या देगी, लाइसेंस देगी। पहली बात तो लाइसेंस ऐसे ही नहीं दिया जाता, नगर पालिका फीस लेगी, उसके बाद इन दुकानों को लाइसेंस देगी, पहली बात तो। दूसरी, नगर पालिका प्राइस भी तय करेगी। ऐसे नहीं साहब कोई आदमी की डेथ हुई है, आप अगरबत्ती के पैकेट के 200 रुपए ले रहे हैं, अब उनको चाहिएगा, लाना ही पड़ेगा, नहीं, नगर पालिका ने कह रखा कि 32 रुपए की अगरबत्ती देनी है तो उतनी ही देनी है। अब मान लो किसी ने 132 रुपए की दे दी, तो उस व्यक्ति पर जो ये उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, जुर्माना 1000 से 2000 इस दुकान वाले पर। दूसरी बात, कई जो और ज्यादा शाणे होते हैं वो सोचेंगे हम नगर पालिका को फीस क्यों दें, इन्होंने यहां दुकान कर रखी है, हम यहां से दुकान कर लेते हैं। नहीं कर सकते। इसका एक दायरा फिक्स है 300 मीटर का। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये शमशान घाट है, इसके 300 मीटर के दायरे के बाहर ही कोई दुकान खुलेगी अगर आप खुद की दुकान खोलना चाहते हो तो। और ये जो अंदर दुकानें होंगी इनको क्या करना पड़ेगा, नगर पालिका को फीस देके और दुकान का लाइसेंस लेना पड़ेगा। नगर पालिका इसके लिए जो सामान बेचोगे इसका प्राइस नगर पालिका तय करेगी, और अगर उल्लंघन किया तो 1000 से लेकर आपके 2000 पे जुर्माना लगाया जाएगा। तो इंटरेस्टिंग धारा है, इसमें क्या आपको समझ में नहीं आया तो क्या लिखेंगे, लिखिए फटाफट, लिखिए नगर पालिका क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में शमशान की भूमियों पर, अच्छा धारा का टाइटल नहीं लिखवाया क्या, सॉरी 278 लिखिए। ऐसा लिख लीजिए, सॉरी ये टाइटल नहीं लिखवाया, 278 तो लिखिए शमशान भूमियों पर ईंधन की दुकान, ईंधन की लिख सकते हैं, ईंधन की दुकानों की अनुज्ञप्ति लिख सकते हैं, कि अनुज्ञप्ति, इसको आप फील कीजिए। अब फील ऐसे करना है कि साहब ऐसा होता होगा, ऐसा फील करेंगे तो याद हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, शमशान भूमियों पर ईंधन की दुकानों की अनुज्ञप्ति मतलब लाइसेंस देना। अब लाइसेंस देगा कौन, तो लिखिए पहला पॉइंट, ठीक है, नगर पालिका, नगर पालिका इसका लाइसेंस देगी, नगर पालिका इसका क्या देगी, लाइसेंस देगी। दूसरा, नगर पालिका लाइसेंस देती है तो लाइसेंस को रद्द भी कर सकती है, तो लिखिए नगर पालिका लाइसेंस को रद्द भी कर सकती है, नगर पालिका लाइसेंस को रद्द भी कर सकती है। तीसरी बात, नगर पालिका द्वारा सामान का मूल्य भी निर्धारित किया जाएगा। नगर पालिका द्वारा सामान का मूल्य भी, उससे ज्यादा मूल्य आप ले नहीं सकते, नगर पालिका द्वारा सामान का मूल्य भी निर्धारित किया जाएगा। ऐसे एक फेमस कोटेशन है, कफन की कोई वैल्यू थोड़ी होती है, कफन का कोई प्राइस थोड़ी होता है, प्राइस लेस होता है, पर इतना फिल्मी नहीं बनना है। यहाँ पे नगर पालिका फिक्स करेगी कि आपको कफन के इतने रुपए लेने हैं, ठीक है। वैसे तो कफन प्राइस लेस होता है, और जिसके लिए आता है वो कभी यूज नहीं करता है ना। तो आपको ध्यान रखना कि इसकी जो फीस है वो तय कौन करेगा, नगर पालिका, पैसे तय कौन करेगा, नगर पालिका। तीसरा पॉइंट, 300, तीसरे पॉइंट में को 300 मीटर के दायरे के बाहर ही अन्य दुकान खोली जाएगी, 300 मीटर के दायरे के बाहर ही अन्य दुकान खोली जाएगी, ठीक। अंतिम चौथी बात, इसका उल्लंघन करने पर 1000 से लेकर 2000 रुपए जुर्माना, उल्लंघन करने पर 1000 से लेकर 2000 रुपए जुर्माना, ठीक। ये हो गई धारा 278। ये एक को तो निपटा दिया पूरा। वापस आते हैं, एक बार देखिए, यहां पे तो आज काटने और मरने की बात होगी पूरी,
यहां पे कि कोई सीमा के बाहर वधशाला खोलेंगे कि नगर पालिका की सीमा के बाहर कोई पशुओं को काटना मारना उसकी दुकान खोलेंगे, तो अनुमति कौन देगा? राज्य सरकार देगी। अंडरस्टैंड। दूसरी बात, नई वधशालाएं खोलेंगे तो जनता से डिस्कशन करने के बाद में नई वधशालाएं खोली जाएंगी। तीसरी बात, अब रोग होगा तो आदमी मरेगा। देखिए, 2 वधशालाओं की बात हो गई 271 272 में, अभी आज जितना पड़ा। अब यहाँ पे किसी के रोग होगा, खतरनाक रोग, नगर पालिका प्रयास करेगी पूरा रोग को रोकने की, रोग नहीं रुका तो नहीं रुक सकता है। अगली बात, राज्य सरकार भीड़ वाले क्षेत्र में क्या करेगी? जो राज्य सरकार द्वारा जो नोटिफाइड एरिया है वहां पे नगर पालिका अगर कोई बिल्डिंग बनाएगी, नगर पालिका क्षेत्र में कोई बिल्डिंग बनाई जा रही है तो नगर पालिका का पूरा पावर है उसको हटवाने का। अब बात आएगी समूह की 275 से, ठीक है। यहां पे ऐसा होता तो ज्यादा मजा आ जाता कि 2 7 4 होता तो मजा आ जाता कि 2 7 4 लोग ही तो लेके जाते हैं, तो थोड़ा सा आगे बढ़ गए अपन 5 तक पहुंच गए, जमाना बदल गया इसलिए। तो 2 7 5 से समूह की बात है, 2 7 5 से समूह को गाड़ना तथा कब्रिस्तान। अब इसके लिए रूल कौन बनाएगी? कब्रिस्तान कहां पे होगा? तो ये राज्य सरकार की बात तो है नहीं, राज्य सरकार कहां पे तय करेगी? नगर पालिका ही बना देगी। दूसरी बात है कि कब्रिस्तान तथा शमशान घाटों के संबंध में नियम, ये आपको पता है, जुर्माना 1000 से 2000, और प्रॉपर नगर पालिका जिस क्षेत्र को तय करे वहीं पे आपको क्या करना है? कब्रिस्तान बनाना है। और साथ साथ 1 किलोमीटर का दायरा याद रखना, उसके बाहर ही क्या बनाया जाएगा? कब्रिस्तान बनाया जाएगा। इसके लिए जुर्माना कितना है? जुर्माने का जो प्रावधान है वो आपको याद रखना कि 1000 से लेके 2000 रुपए जुर्माना है। 277 277 में आपको ये याद रखना है, शमशान की जो भूमि है वहां पर दुकानों की अनुज्ञप्ति देना। शमशान नहीं, 277 में शव को ले जाने के लिए रूल, अर्थात 7 में शव को लेके जाते हैं बहुत सारे लोग, उसके लिए रूल है, और कोई उल्लंघन करेगा तो 1000 से 2000, मैंने बताया ना 1000 से 2000 आपको जुर्माना याद रखना है। शमशान की भूमि पर जो ईंधन की दुकान है उनके लिए लाइसेंस कौन देगा? नगर पालिका देगी। प्राइस कौन तय करेगा? नगर पालिका तय करेगी। 300 मीटर के दायरे के बाहर अन्य दुकान खुलेंगी, कोई उल्लंघन करता है तो साहब जुर्माना वही 1000 से लेके 2000 तक जुर्माना। अब एक को तो निपटा दिया, अब कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि साहब मान लें कि नगर पालिका क्षेत्र है और वहां पे कोई ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी डेथ होगी, पता नहीं है उसका, मतलब कई बार ऐसे मिलते हैं ना, लावारिस शव मिलते हैं, डेड बॉडीज मिलती हैं, यार ये डेड बॉडी किसकी है पता नहीं है। अब जिम्मेदारी आपकी होगी उसको जलाने की, इसका मतलब नगर पालिका की होगी। अब सब 2 प्रकार के हो सकते हैं डेड बॉडी, जैसे हॉस्पिटल में किसी की डेथ हुई तो एक तो वो हो सकते हैं इसके साथ परिजन हैं, घर वाले हैं, डेथ हो गई तो दावा है, क्लेम है कि ये हमारी डेड बॉडी है, वो लेके चले जाएंगे। एक ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो गई, कोई टक्कर मार गया, पता नहीं आदमी कौन है, ना उसकी जेब में कोई आई कार्ड मिला ना कुछ और, अब उस पर कोई दावा नहीं कर रहा है, पर एक्सीडेंट से डेथ हुई है। एक तो ये एक केस तो हो गया, ये 3 केस लेते हैं। पहला केस क्या हो गया कि किसी वृद्ध आदमी की डेथ हुई है और उसके साथ में उसके बेटे बहू पोते सब है, एक केस। दूसरा केस है, एक मान लेते हैं वृद्ध ही मरा वापस, पर मरा एक्सीडेंट में। तीसरा केस, वृद्ध आदमी है, सामान्यतः मर गया, कोई बीमारी की वजह से मर गया, सामान्य डेथ हो गई, सामान्य डेथ, नेचुरल डेथ। बूढ़ा आदमी था 90 साल का, सामान्य डेथ हो गई, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, इसमें आप लोगों के आसपास में जो लोग मिलते भी हैं जो ऐसा है, ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, अपन समोसे वगैरह में पैसे खर्च कर देते हैं, तो 10 20 50 रुपए की वजह से अगर कोई पूरी रात काटने की काटे और आप उसको कोई ग्लव्स दे दें या कोई आप उनको सॉक्स वगैरह दे दें, आपके पुराने शूज दे दें, या आपके पास कोई कपड़े पड़े ऐसे जो आप लोग यूज नहीं करते वो कपड़े दे दें, तो हो सकता है कि ये सर्दी उनके लिए, ये मान के चलिए कि उन लोगों के लिए परेशानी का कारण नहीं बने, आपके लिए छोटी सी बात है। तो ये मेरी छोटी सी अपील ये भी है कि सर्दी से बहुत सारे लोग मर रहे हैं। अब आप सोच के देखिए, कोई आदमी सर्दी की वजह से मरता है, कोई आदमी भूख की वजह से मरता है, जबकि अपने पास में एडिशनल रिसोर्सेस हैं, अपने पास में कंबल रजाई एक्स्ट्रा पड़ी है, और एक आदमी जो बाहर है वो केवल सर्दी की वजह से मर रहा है। तो आपको थोड़ा सा एक इंसान होने के नाते अपने को इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए कि कम से कम इन 2-3 चीजों की वजह से तो कोई नहीं मरे। भाई अपने पास अपनी इतना सामर्थ्य नहीं है कि किसी को घर बना के दे सकते हैं,
पर अपन थोड़ी तो मदद उसकी कर ही सकते हैं। और सारे लोग ऐसा सोच लें तो भूख से या फिर सर्दी से, लू से किसी व्यक्ति की डेथ नहीं हो। थोड़ा सा आप लोग प्रयास करें तो कीजिए इसके लिए। सामान्य डेथ हो गई, सर्दी की वजह से कोई आदमी की डेथ हो गई, अब ये जो व्यक्ति की डेथ हुई है तो सबको अपने यहां ले जाएंगे और ये जो बाकी नियम अपने डिस्कस किए इनके तहत इसको जला देंगे। ये जो 2 डेथ हुई है ये जिम्मेदारी नगर पालिका की है, क्योंकि ना तो इसका पता कौन मरा है, एक्सीडेंट से मरा पर पता नहीं कौन है। ये आदमी जैसे कोई भिखारी रह रहा था उसकी डेथ हो गई, अब ये भी नहीं पता कौन है। अब नगर पालिका को दोनों ही शव क्या करने पड़ेंगे, दफनाने पड़ेंगे। या फिर पता लगता है कि साहब दफनाना है, जलाना है तो ठीक है, नगर पालिका अपने हिसाब से इसका अंतिम संस्कार करेगी। तो नगर पालिका के पास 2 प्रकार के शव आ गए, समझ रहे ना। एक वो शव है जो पुलिस केस है, पुलिस केस तो हो गया, एक्सीडेंट है। एक वो शव जिसमें पुलिस केस नहीं है, दोनों ही शवों को दफनाना है। तो अब आप नगर पालिका के ईओ हैं, अब आप क्या करेंगे, पहला काम तो ये करेंगे कि साहब अगर किसी आदमी की प्राकृतिक डेथ हुई है, प्राकृतिक नेचुरल डेथ हो गई, इसको 24 घंटे में नगर पालिका क्या करेगी, 24 घंटे के अंदर अंदर इसको न्यायालय के समक्ष पेश करेगी। नहीं, वो तो आपने आर्टिकल में पढ़ा है 22 में, इसमें है कि 24 घंटे में इस शव को क्या कर देगी नगर पालिका, दफना देगी। और नगर पालिका थोड़ा ध्यान ये रखेगी कि अगर मुस्लिम है, पता लग रहा है साफ साफ कि मुस्लिम है डेड बॉडी देख के, तो उसको मुस्लिम रीति रिवाज के आधार पर उसका अंतिम संस्कार होगा। पता लग रहा है हिंदू है तो हिंदू रीति रिवाज के आधार पर उसका अंतिम संस्कार होगा। एक्सीडेंट से कोई आदमी मरा है तो फिर इसकी सूचना पूरी पुलिस को दी जाएगी और विधिक जो लीगल्स जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, विधिक जो कार्यवाही होती हैं, प्रॉपर उसका नाम लिखना, डिटेल लिखना, उसके तो एफआईआर दर्ज करना, अननोन एफआईआर दर्ज करना, ये सारे काम करेगी। अब आपको लगेगा कि सर ये जो वृद्ध मरा है एक्सीडेंट से, ये कहीं रह भी रहा था, इसका घर है नगर पालिका के क्षेत्र में ही और कोई इसके बारे में पता नहीं, पर इसका खुद का घर है, इसको दफनाने में 500 रुपए लगे मान लेते हैं, तो नगर पालिका इसके घर की संपत्ति से पैसे लेगी, मतलब घर बेच के नगर पालिका अपने 500 रुपए काट लेगी। ठीक है, नगर पालिका वाले इतने वो नहीं होते हैं दयालु कि वो छोड़ देंगे, नहीं, इसका कोई सामान बेचकर या कैसे भी वसूली कर लेंगे। ऐसा कोई आदमी जो भिखारी, उसके पास कुछ नहीं है, तो पर नगर पालिका निधि से उसको क्या करना पड़ेगा, उसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। खिचड़ी हो गई क्या, इसको डायग्राम में बनाते हैं, देखिए अभी नहीं होगी खिचड़ी, पीछे पे आ जाते हैं। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है क्या। देखिए कई बार ऐसी धाराएं होती हैं जो बहुत आसान होती हैं, पर वो समझने में आसान होती हैं, पर जब एग्जाम में आता है तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करता है। पर ये तो आसान धाराएं हैं। अब धारा लिखेंगे 279 279 शवों को जलाने या दफनाने। आज मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूं आपको ताकि फटाफट हो जाए। दफनाने की नगर पालिका की शक्ति। अब मैंने बताया शव कितने प्रकार के, शव 2 प्रकार के, एक तो दावाकृत, जिसका क्लेम है साहब हमारा है, डेड बॉडी लेके चले जाएंगे। एक अदावाकृत, जिसका दावा ही नहीं है कोई, उनको कोई जानता ही नहीं है, अदावाकृत। और ये लोग आप एक बार सोच के देखिए कितने बदनसीब होते होंगे लोग, ये बदनसीबी बोलेंगे इनको, कि जिनको ये भी नहीं पता कि मुझे कौन जलाएगा, मेरी डेथ कहाँ पे होगी, जिनको कम से कम अपनी जन्मभूमि नसीब नहीं हो पाती है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अदावाकृत, और एक अदावाकृत जो सामान्य मृत्यु वाले, सामान्य मृत्यु, और एक अदावाकृत अनक्लेम्ड, अदावाकृत पुलिस केस लिख लो आप, या अप्राकृतिक मृत्यु, अप्राकृतिक मृत्यु, मतलब इसका तो कोई काम ही नहीं है। जो अदावाकृत है और सामान्य डेथ हुई, इसको नेचुरल डेथ बोलते हैं, तो नगर पालिका 24 घंटे में क्या कर देगी, इसको दफना देगी। अदावाकृत है तो फिर विधिक कार्यवाही करेगी, लिख लो इसके नीचे, नगर पालिका विधिक कार्यवाही करने के बाद जलाएगी या दफनाएगी। 2 नोट लगाओ नीचे।
देखिए जहां तक संभव हो, जहां तक संभव हो, जहां तक संभव हो नगरपालिका धार्मिक रीति रिवाज के आधार पर अंतिम संस्कार करेगी। जहां तक संभव हो नगरपालिका धार्मिक रीति रिवाज के आधार पर अंतिम संस्कार करेगी। अगर समझ में आ रहा तो उसी के आधार पर उसको दफनाया जलाया जाएगा। अगली बात लिखिए, अगली बात लिखिए, अगली बात लिखिए। इसके लिए वे कहां से किया जाएगा, वे खर्चा। तो अगर इनमें से किसी की संपत्ति है तो संपत्ति से ले लिया जाएगा, और अगर संपत्ति नहीं है तो नगरपालिका निधि से लिया जाएगा, नगरपालिका निधि से लिया जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, नगरपालिका निधि से लिया जाएगा। आगे एक मृत पशुओं से संबंधित एक धारा उसको देखेंगे, 1 मिनट। इसके बाद में धारा पढ़ेंगे 280। इसमें है नगरपालिका क्षेत्र में मृत पशुओं के शवों को हटाया जाना। तो लिखिए नगरपालिका क्षेत्र में मृत पशुओं के शवों को हटाया जाना। आपको पता ना, अगर आपके क्षेत्र में नगरपालिका क्षेत्र में कोई कुत्ता मर जाता है, कोई सांड मर जाता है, तो कहते हैं कि नगरपालिका वाले को फोन करो, पशुओं को हटाया जाना। ठीक है, देखिए नियम तो ये कहता है कि जैसे आप नगरपालिका क्षेत्र में रहते हैं और कोई आपका घर है, उसके परिसर में किसी जानवर की डेथ हो गई, तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि 2 किलोमीटर दूर उसको ले जाके डाल के आएंगे। अगर आप असमर्थ हैं ऐसा करने में तो नगरपालिका को सूचित कर देंगे। अगर इसका उल्लंघन किया तो आपसे 1000 से 2000 रुपये जुर्माना लिया जाएगा। 3 बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर आपके घर पे कोई जानवर मर गया, एक तो परिसर में मरता है, तो आप स्वयं क्या करेंगे, उसको 2 किलोमीटर बाहर डालकर आएंगे। याद रखिए इसको। अगर आपके पास पैसे ही नहीं, आप खूब भी गरीब, आप कहेंगे सर मैं कैसे ट्रैक्टर के पैसे दूंगा, तो आप नगरपालिका को सूचित कर देंगे, नगरपालिका वाले ले जाएंगे। कोई सा ही काम नहीं किया तो जुर्माना लगेगा 1000 से लेके 2000। ये बहुत सामान्य धारा है, क्योंकि नगरपालिका क्षेत्र में कोई मृत पशु मर जाता है। यहाँ पे धार्मिक प्रयोजन को छोड़कर जो पशु है, मतलब कई बार ऐसा यूज होता है कि आप किसी देवी को कोई जानवर चढ़ा रहे हैं कुछ और, उसको छोड़कर ये नियम है। तो क्या लिखेंगे कि परिसर में अगर मरता है तो स्वयं 2 किलोमीटर बाहर डालकर आएगा, नगरपालिका को सूचित कर देगा, या 1 किलोमीटर या 1000 से लेकर 2000 रुपये आपके क्या लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अपन करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। पहला है साहब 271 नगरपालिका की सीमा के बाहर वधशाला खोलेंगे। सुनिए इत्मीनान के साथ में 2 मिनट, इधर देखिए बोर्ड की तरफ, बाद में लिख लीजिए। नगरपालिका की सीमा के बाहर वधशाला खोलनी है, स्लॉटर हाउस खोलना है, तो राज्य सरकार की अनुमति। नई वधशाला खोलेंगे तो जनता से डिस्कस करेंगे। खतरनाक रोगों को रोकने में राज्य सरकार की शक्ति है, नगरपालिका की शक्ति है, सारे काम कर लेंगे। और अगर इसका उल्लंघन किया तो खतरनाक रोग है तो 2000 से 5000 जुर्माना लगेगा। राज्य सरकार अधिसूचित भीड़ वाले क्षेत्रों में के संबंध में नगरपालिका क्या सकती है, भीड़ वाले क्षेत्र में हर कहीं मकान नहीं बना सकते, नगरपालिका तोड़ देगी, गिरवा देगी, हटवा देगी मकान को। और अगर सही तरीके से बनाया हुआ मकान है तो फिर आपको प्रतिदाय दिया जाएगा। शवों को गाड़ना था, कब्रिस्तान के संबंध में नियम कौन बनाएगा, नगरपालिका। कब्रिस्तान था शमशान घाट के संबंध में नगरपालिका की शक्ति है, तब 1000 से लेकर 2000 तक इस पे जुर्माना लग जाएगा। इस धारा के तहत हर कहीं कब्रिस्तान बना लिया, नगरपालिका ने जुर्माना लगा दिया, तो आप कलेक्टर के यहाँ अपील कर देंगे 30 दिन में। शवों को ले जाने के लिए
रूल बनाया जाएगा नगर पालिका द्वारा कि कहां से ले जाना, जुर्माना 1000 से 2000। शमशान भूमियों पर ईंधन आदि की दुकान अनुमति नगर पालिका देगी। 300 मीटर के बाहर के दायरे में आपको नई अगर खोलनी है तो नई दुकान खुद की बाहर खोलिए। प्राइस नगर पालिका का फिक्स होगा, कुछ फीस लेगी नगर पालिका, आप उल्लंघन करेंगे तो आप पे जुर्माना 1000 से 2000 लग जाएगा। शवों को ले जाने के लिए नगर पालिका की शक्ति, शवों को जलाने तथा दफनाने के लिए नगर पालिका की शक्ति सब 2-3 प्रकार के हो सकते हैं। जो दावाकृत है वो तो घर वाले अपने आप कर देंगे। एक वो सब हैं जिनकी सामान्य मृत्यु हुई है, कोई भिखारी सर्दी से मर गया तो नगर पालिका 24 घंटे में जला देगी। कोई एक्सीडेंटल केस है, कोई सस्पेक्टेड है तो पुलिस कार्रवाई करने के बाद जला दिया जाएगा। इसका जो पैसा है अगर इनका कोई मकान है तो उससे ले लिया जाएगा, नहीं है तो फिर नगर पालिका निधि से दे दिया जाएगा। अगर कोई जानवर आपके क्षेत्र में आपके परिसर में मर गया तो आप डाल के आएंगे उसको, खुद असहमत है साहब हमारे पास 2000 रुपये कहाँ से लेके आएंगे, तो नगर पालिका को सूचित कर दो, नहीं करेंगे तो 1000 से 2000 रुपये जुर्माना। धारा 280 से लेके 290 तक एक अगली क्लास में, 97 तक की दूसरी क्लास में, फिर 308 तक एक क्लास में, 3, 4, 6-7 क्लास और होंगी शायद मेरे हिसाब से, 7 क्लासें मान लो, तो रेगुलर लेंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन भी लेंगे तो 10-12 दिन में पूरा हो जाएगा ये तो आपका। साथ ही साथ में वो आपको जिस बैच के लिए बताया था, बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया है, उसकी कोशिश ये करेंगे उसको 15-10 दिन में उसको अच्छे से शुरुआत कर दें। एक बार आप पढ़ लीजिए अच्छे से, और जिन बच्चों को लगता है कि मैं मतलब इन 40 में से 40 स्कोर करना ही है, इसके लिए आप कुछ भी प्रयास करें। इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो ऐप पे होगा, पेड बैच होगा, वो जिसको ज्वाइन होना वो आप मुझे मैसेज डाल दीजिए, नंबर है। बहुत ज़्यादा भीड़ तो उसमें इकट्ठी करेंगे नहीं क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, और उनको फिर स्पेशली गाइड किया जाएगा कि आपको कंप्लीट रिवीजन करवाएंगे। मैं यहाँ भी करवाऊंगा, देखिए मैं भी आपको वापस बोल रहा हूँ कि कोशिश तो मैं यहाँ भी करूँगा, पर ऐसा किसको ठीक नहीं लगता है, तो कोशिश ये करेंगे कि आपको यहाँ भी रिवीजन करवा दें। वहाँ एडिशनली आपको मैं रिवीजन, MCQ और साथ में फर्स्ट पेपर को कैसे तैयार करना है, मतलब कुल मिला के सिलेक्शन वाला होगा मामला कि आपका सिलेक्शन कैसे हो उसको लेकर। अभी यहाँ तो देखो मैंने करवाया, बहुत सारे बच्चे क्लास देखते भी हैं और क्लास खूब सारे देखते हैं, पर वो पहली बात तो ट्रस्ट की भी होती है साहब, इतना ट्रस्ट भी नहीं है। अभी तक इतना सारा पढ़ लिया, याद भी हो गया, और ऐसे तो बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व किया, खूब सारे बच्चों ने जितनी क्लासेस देख रहे हैं लगभग उन बच्चों ने कर लिया। जिन्होंने नहीं किया उनका भी मेरा तो यही पर्सनली है कि आप उसको अगर इनरोल कर लेते तो आपके फायदा ही होगा। तो बहुत ज़्यादा आपको कोई चार्ज तो लिया नहीं जा रहा साहब, आपने 5000 रुपये कोर्स के भी तो दे देते, आपसे ले लेते, और वो तो आपको उसमें MCQ मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चन उसमें बनाए गए, साथ में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जो बच्चे पेड कोर्स में इनरोल होंगे उनको तो ये टेस्ट सीरीज वैसे दे दी जाएगी, PDF दे दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको डेली मेंटरिंग में कर दूंगा कि आपको कैसे करना है। वो सिलेक्शन के लिए कुल मिला के बात ये है कि जिनको लेना ही है कि बस ये भर्ती नहीं चुकनी चाहिए उनके लिए। बाकी यहाँ मैंने करवाया, कंप्लीट यहाँ करवाऊंगा, और वो एक अलग से बैच होगा, तो जिनको ज्वाइन होना वो मुझे मैसेज कर देना, और कम बच्चे रखेंगे उसमें, ज़्यादा नहीं रखेंगे। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। खूब अच्छे से पढ़ना है, तैयारी करनी है, कोशिश करेंगे कि पॉलिटी का यूट्यूब पे शुरू करें, उसके लिए आपसे चार्ज उसके लिए भी नहीं लेंगे, क्योंकि पेड कोर्स में इतने सारे बच्चे हो जाएंगे, मुझे पता है कि ठीक है काम चल जाएगा, उसके बाद यूट्यूब पे क्लास ले लेंगे। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।